नमस्कार दोस्तों, मैं रामावतार शर्मा सुरभि क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, हम जो कि हमारा समाज प्रकरण था, समाज टॉपिक था, उसके बारे में हमने चर्चा चर्चा की थी। पहले का जो वीडियो था उसमें समाज को हमने सामान्य रूप से जाना कि समाज किसे कहते हैं, समाज की परिभाषा क्या है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, और पद की प्रधानता के आधार पर हमने समाज पढ़े कि समाज कितने प्रकार के होते हैं, पद की प्रधानता क्या होती है। तो उस पद की प्रधानता का महत्व समझा और पद की प्रधानता के आधार पर समाज के प्रकारों का ज्ञान हमने प्राप्त किया। चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं समाज के सामान्य भेदों से। यदि सामान्य प्रश्न बने कि समाज कितने प्रकार के होते हैं या समाज के भेद बताइए, तो विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि समाज से यदि सामान्य रूप से पूछे समाज कितने प्रकार के हैं या सामान्य रूप से समाज कितने प्रकार के होते हैं, तो वहां पर हमें समाज के 6 ही भेद बताने हैं या 6 ही प्रकार बताने हैं। यदि प्रश्न में इस प्रकार दिया हुआ हो कि पद की प्रधानता के आधार पर या अर्थ की प्रधानता के आधार पर समाज कितने प्रकार का होता है, तो वहां पर हमें केवल समाज 4 प्रकार का बताना है। पूर्व पद की प्रधानता हो तो अव्ययी भाव, उत्तर पद की प्रधानता हो तो तत्पुरुष समास, दोनों पदों की प्रधानता हो तो द्वंद्व समास, और अन्य ही पद की प्रधानता हो तो बहुव्रीहि समास होता है। इस प्रकार पद की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का समास होता है, लेकिन सामान्य रूप से पूछे तो 6 प्रकार का समास होता है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं समास के सामान्य जो प्रकार बताए गए हैं उनकी, कि समास कितने प्रकार का होता है। 6 प्रकार का होता है। समास 6 प्रकार का माना जाता है। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुव्रीहि समास होता है। इस प्रकार समास के ये सामान्य प्रकार है। अब देखिए दोस्तों, हमने वहां पद की प्रधानता के आधार पर समास के जो 4 भेद पढ़े थे, वहां पर उस पद की प्रधानता क्यों होती है उसका कारण जाना था। पर यहाँ हम इन समासों का सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे एक तुलनात्मक आधार पर। किसी भी टॉपिक को जब हम याद करते हैं तो वहां यदि किसी भी टॉपिक को हम तुलनात्मक आधार पर उसके भेदों को जान लेते हैं तो हमें याद करने में थोड़ी सरलता रहती है। इस आधार पर हम यहाँ एक तुलनात्मक इनका विभाजन देखेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, पहला है अव्ययी भाव समास। नाम से ही पता चल रहा है अव्यय, यानी जिसका पूर्व पद क्या हो, अव्यय हो। पूर्व पद क्या हो, अव्यय हो, वह अव्ययी भाव समास कहलाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसकी पहली विशेषता होती है कि जहां पूर्व पद के रूप में कोई अव्यय हो या अव्यय के स्थान पर उपसर्ग हो, वहां अव्ययी भाव समास माना जाता है। पहली विशेषता है जहां पूर्व पद के रूप में या तो अव्यय हो या उपसर्ग हो, वहां अव्ययी भाव समास माना जाता है। दूसरी विशेषता है जो बनने वाला समस्त पद है वह भी अव्यय की तरह ही प्रयुक्त होता हो, यानी उसका जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वहां पर वाक्य के रूप में वह अव्यय के रूप में ही प्रयुक्त होता हो, वह भी अव्ययी
भाव समास का उदाहरण माना जाएगा। तीसरी विशेषता, अव्यय है या उपसर्ग दिया हुआ है लेकिन पूर्व पद की ही प्रधानता होनी चाहिए, पूर्व पद प्रधान होना चाहिए, तभी वह अव्ययी भाव समास माना जाएगा। क्योंकि हमने देखा था कि पूर्व पद प्रधान समास केवल अव्ययी भाव समास कहलाता है। मान लीजिए पूर्व पद में यदि उपसर्ग आ रहा है और उस पद की प्रधानता नहीं है, वो कोई अर्थ नहीं रख रहा है, तो फिर वह अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। यानी पूर्व पद में जो अव्यय या उपसर्ग आए वह इतना अर्थ रखे कि उत्तर पद के अर्थ में ही परिवर्तन कर दे। तो जब उत्तर पद का जो अर्थ है उससे बलवान हो, उससे अधिक अर्थ देने वाला पूर्व पद हो, तो फिर वहां अव्ययी भाव समास माना जाता है। तो पहली विशेषता, पूर्व पद के रूप में अव्यय या उपसर्ग का प्रयोग होना चाहिए। दूसरी विशेषता, बनने वाला जो पद है वह अव्यय होना चाहिए। अब यहाँ थोड़ी सी समस्या, संशय पैदा हो सकता है कि अव्यय होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, जब हम शब्द विचार पढ़ेंगे या शब्द ज्ञान पढ़ेंगे, वहां शब्द के जो भेद होते हैं उनमें हम अव्यय के बारे में चर्चा करेंगे। एक संक्षेप में कहें तो अव्यय किसे कहेंगे? वे शब्द होते हैं जो लिंग, कारक, काल, लिंग, कारक, काल और वचन के आधार पर परिवर्तित नहीं होते, वे अव्यय कहलाते हैं। संस्कृत में जैसे परिभाषा होती है इसकी, न वेति इति अव्यय, जो खर्च नहीं होता, यानी जिसके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता। तो वही बात है, लिंग, विभक्ति, वचन और काल के अनुसार जिसके रूप में परिवर्तन नहीं होता है वही अव्यय कहलाता है। जैसे देखिए दोस्तों, हम एक शब्द लेते हैं भरपेट, भरपेट। अब ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, समास पद के रूप में आता है भरपेट। अब यहां पर प्रयोग करते हैं, राम ने भरपेट भोजन किया, लिंग परिवर्तन किया हमने, राम की जगह रमा कर दिया। रमा ने भरपेट भोजन किया, फिर भी भरपेट शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया। फिर हमने कहा कि भाई वचन चेंज कीजिए, वचन में हमने परिवर्तन किया। हमने कहा सभी बालक भरपेट भोजन करते हैं, तब भी इसमें परिवर्तन नहीं आया। काल, काल हमने परिवर्तित कर दिया, सब भरपेट भोजन करेंगे, भविष्य काल का प्रयोग किया, फिर भी भरपेट शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो ये क्या है? एक अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। क्योंकि अव्ययी भाव समास में जो समस्त पद बनेगा उसका प्रयोग अव्यय की तरह होता है, यानी उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो तीन बातें ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूर्व पद के रूप में अव्यय और उपसर्ग होगा, समस्त पद के रूप में जो पद बनेगा वो अव्यय की तरफ प्रयुक्त होता है। तीसरी विशेषता, ये पूर्व पद प्रधान समास कहलाता है। इन तीनों बातों को ध्यान रखिएगा। फिर इसके एक एक करके हम इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे, उदाहरणों को देखेंगे। अभी तो केवल इनके जो अर्थ में जो अंतर है उसको तुलनात्मक रूप से समझ रहे हैं। दूसरा चलिए, तत्पुरुष समास। इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, उत्तर पद प्रधान होता है। अब तत्पुरुष समास है दोस्तों, इस समास में मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो वैधिकरण तत्पुरुष समास, जिसे हम हिंदी में विभक्ति लोप तत्पुरुष समास कहते हैं, उसे ही तत्पुरुष समास कहा जाता है। लेकिन कुछ इसके उपभेद भी होते हैं जिन्हें भी तत्पुरुष समास का ही अंग माना गया है। जैसे लुप्त पद तत्पुरुष समास आएगा,
कुछ संस्कृत शब्दों का प्रयोग हिंदी में होता है, इस कारण से कुछ संस्कृत के भेद, तत्पुरुष समास के कुछ संस्कृत के भेद वो भी हिंदी में लिए गए हैं। जैसे अलुक तत्पुरुष समास है, उपपद तत्पुरुष समास है और नए तत्पुरुष समास है। ये तीनों भेद सामान्य रूप से तो संस्कृत में प्रचलित है, पर हम जानते हैं कि संस्कृत भाषा के जो शब्द है उनका प्रयोग हिंदी में भी होता है। इस कारण से ये जो तीनों भेद है ये भी विद्वानों द्वारा हिंदी में स्वीकार किए गए हैं। तो उन भेदों के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक बात ध्यान रखें कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती, फिर हम इसके भेद उपभेद पढ़ेंगे तो उसमें विस्तृत चर्चा करेंगे। अगला है कर्मधारय समा। देखिए दोस्तों, जहां एक पद विशेषण हो तथा दूसरा पद विशेष्य हो, जहां एक पद विशेषण हो और एक पद क्या हो, विशेष्य हो, वहां पर कर्मधारय समास माना जाता है। देखिए दोस्तों, जैसे नील कमल, विशेषण किसे कहेंगे, विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है, विशेषण तो कहेंगे जो शब्द विशेषता बता रहा है, और विशेष्य कहेंगे जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है। अब उदाहरण लिया हमने नील कमल, जैसे कमल कैसा है, नीला है, तो नीलापन इसकी विशेषता है, तो ये विशेषण हो गया। नीला कौन है, कमल है, तो ये इसका विशेष्य हो गया। तो एक पद तो विशेषण है और एक पद विशेष्य है, अर्थात इस पद में कर्मधारय समास माना जाएगा। और देखिए यहाँ पर कर्मधारय समास के उदाहरणों में उपमान व उपमेय, इनके उदाहरण भी लिए जाते हैं। यानी जहां एक पद उपमान हो, एक पद उपमेय हो। प्रयोग ऐसी निश्चितता नहीं है कि पहले उपमान आए या बाद में आए, पहले उपमेय आए या बाद में आए, ऐसी कोई निश्चितता यहाँ पर नहीं होती। उपमान भी आगे हो सकता है, उपमेय भी आगे हो सकता है। ऐसे हम बहुत सारे उदाहरण देखेंगे। अब बात आई उपमान किसे कहते हैं या उपमेय किसे कहते हैं। उपमान जिस वस्तु से उपमा दी जाए, यानी जिसके समान बताया जाता है। उपमेय जिसको उपमा दी जाती है या जिसकी विशेषता हम बता रहे हैं। एक प्रसिद्ध वस्तु होती है और एक सामान्य वस्तु होती है। प्रसिद्ध वस्तु को हम उपमान कहेंगे और सामान्य वस्तु को उपमेय। अब प्रसिद्ध क्या है, सामान्य क्या है। देखिए दोस्तों, ऐसी वस्तु जो सभी के पास उपलब्ध हो वो तो क्या कहलाएगी, सामान्य वस्तु कहलाएगी। और ऐसी वस्तु जो अपनी विशिष्टता के कारण, किसी कोई गुण के कारण प्रसिद्ध होती है और सामान्य रूप से वह हर जगह नहीं होती, तो वह उपमान कहलाता है। जैसे उदाहरण लेते हैं, चंद्रमा के समान मुख। अब मुख तो सभी के पास होता है, लेकिन चंद्रमा हर जगह नहीं होता। तो चंद्रमा एक प्रसिद्ध वस्तु है, जबकि मुख सामान्य वस्तु है, तो हम चंद्रमा को तो उपमान कर देंगे, जबकि जो मुख है उसे उपमेय कहा जाएगा। प्रसिद्ध वस्तु को उपमान और सामान्य वस्तु को उपमेय। जो सभी के पास उपलब्ध हो सामान्य वस्तु, जो हर जगह उपलब्ध ना हो वह उपमान माना जाता है। इस प्रकार इसकी अवधारणा है। उदाहरण देखते हैं, जैसे चरण कमल। चरण कमल, अब अर्थ देखें तो कमल के समान चरण, चरण कमल नहीं है, लेकिन कमल की एक विशेषता है जो चरणों से मिल रही है। क्या विशेषता है, कमल कोमल होता है, और जिसकी विशेषता हम बता रहे हैं उसके चरण भी क्या है, कोमल है। इसलिए हमने कह दिया कि चरण कमल, यानी कमल के समान क्या है, चरण है।
तो कमल एक प्रसिद्ध वस्तु है जिसे हम उपमान कर देंगे, और चरण एक सामान्य वस्तु है, सभी के पास होते हैं चरण, पैर सभी के पास होते हैं, तो ये सामान्य वस्तु है अर्थात ये उपमेय है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होगा तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। एक पद उपमान होगा तो दूसरा पद उपमेय होता है, वह कर्मधारय समास माना जाता है। आगे चलिए दोस्तों, द्विगु समास नाम से ही पता चल जाएगा। देखिए, द्वि मतलब दो, दो यानी गाय, दो गायों का समूह क्या कहलाता है? द्विगु कहलाता है। ये संस्कृत का शब्द है द्विगु, द्वि यानी दो, गो यानी गाय, दो गायों का समूह क्या कहलाएगा? द्विगु कहलाएगा। अर्थात द्वि क्या है? एक संख्यावाची शब्द है। द्वि क्या है? एक संख्यावाची शब्द है, संख्यावाची शब्द। कहां पर आ रहा है? यदि हम द्विगु का समास विग्रह करें तो द्वि पूर्व पद कहलाएगा, जबकि गु उत्तर पद कहलाएगा। तो द्वि के रूप में संख्यावाची पद आ रहा है, यानी पूर्व पद क्या है? संख्यावाची है। पूर्व पद क्या है? संख्यावाची, तथा उत्तर पद संज्ञावाचक होता है। उत्तर पद संज्ञावाचक, उत्तर पद मतलब उत्तर पद के रूप में कोई संज्ञा पद आएगा, जबकि पूर्व पद के रूप में कोई संज्ञावाचक शब्द आएगा। विशेष ध्यान देने के बाद है दोस्तों, हमेशा द्विगु समास में पूर्व पद ही संख्यावाची होना चाहिए। यदि उत्तर पद में संख्या आ रही है तो फिर वहां द्विगु समास नहीं होगा, भले ही पूर्व पद में क्या है? संख्यावाची शब्द है, और उत्तर पद में भी यदि संख्यावाची आ रहा है तो वहां द्विगु समास बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से विद्यार्थी संशय में पड़ जाते हैं, गलत विकल्प चुन लेते हैं कि एक पद संख्यावाची है और पीछे भी संख्यावाची आ गया तो सोच लेता है कि द्विगु समास है। ऐसा नहीं है। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, 21, 21, एक और 30, एक और 20, 21। अब बहुत सारे विद्यार्थी देख लेते हैं कि 21 से एक और 20 आगे संख्यावाची शब्द आ रहा है, पर पीछे नहीं देखते और मान लेते हैं कि यहाँ तो द्विगु समास है। ऐसा नहीं है। जहां पर पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद संज्ञावाचक भी होना चाहिए, उत्तर पद के रूप में भी संख्यावाची शब्द आ रहा है तो फिर वहां पर द्विगु समास नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ये इसकी विशेषता है। पूर्व पद संख्यावाची, उत्तर पद संज्ञावाचक होना चाहिए। द्वंद्व समास की बात करते हैं दोस्तों। हमने वहां कहा था कि द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है लड़ाई। लड़ाई कहाँ होती है? जहां दो बराबर के हो वहां लड़ाई होती है। मतलब जहां पर दोनों ही पदों की प्रधानता होती है वहां द्वंद्व समास माना जाता है। जहां पर दोनों ही पदों की क्या हो? दोनों ही पदों की प्रधानता हो, प्रधानता हो। जहां दोनों ही पदों की क्या हो? प्रधानता हो, वहां द्वंद्व समास माना जाएगा। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, लाभ हानि, सुख दुख, जीत हार। ये द्वंद्व समास के उदाहरण है। हमने कहा जीत हार तो होती रहती है, तो जीत भी होती है, हार भी होती है। हमने कहा सुख दुख जीवन में आता रहता है, तो सुख भी आता है, दुख भी आता है। हमने कहा व्यापार में लाभ हानि होती है, तो लाभ भी होता है, हानि भी होती है। तो दोनों ही पदों की क्या हो? प्रधानता हो, वही द्वंद्व समास माना जाता है। विशेष ध्यान रखिएगा, जहां दोनों ही पदों की प्रधानता होती है वहीं द्वंद्व समास माना जाता है।
इसके तीन प्रकार हम पढ़ेंगे। इतरेतर द्वंद्व, विकल्पक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। इतरेतर जहां भिन्न भिन्न पद हो, विकल्पक विपरीतार्थक शब्द हो, और समाहार समूह अर्थ में जो प्रयुक्त होते हैं। तो वह द्वंद्व समास के भेद है, जो कि हम विस्तृत, जब द्वंद्व समास को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुब्रीहि समास किसे कहेंगे? बहुब्रीहि समास हमने वहां क्या कहा था? पद की प्रधानता के आधार पर, कि पद की प्रधानता के आधार पर बहुब्रीहि समास अन्य पद प्रधान होता है। मतलब जहां पूर्व पद की भी प्रधानता नहीं है, उत्तर पद की भी प्रधानता नहीं है, यानी दोनों कोई अर्थ नहीं दे रहे, कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है, कोई अन्य अर्थ निकल रहा है, तो वहां बहुब्रीहि समास माना जाता है। यानी बहुब्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है। अन्य पद की प्रधानता, अन्य पद की प्रधानता होती है, वहां बहुब्रीहि समास होता है। जैसे देखिए, शूल पाणी, अर्थ क्या होगा? शूल है पानी में जिनके, मतलब त्रिशूल है हाथ में जिनके। पानी का अर्थ होता है हाथ, हाथ यानी भगवान शिव। तो यहाँ न तो शूल का अर्थ है न पानी का अर्थ है, कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है, कोई अन्य अर्थ निकल रहा है। कौन? भगवान शिव। इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। जहां न तो पूर्व पद की प्रधानता हो, न उत्तर पद की प्रधानता हो, कोई अन्य ही अर्थ निकल रहा हो, वही बहुब्रीहि समास माना जाता है। ठीक है दोस्तों। तो समास सामान्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं: अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। अव्ययीभाव में 3 बातें याद रखें। पूर्व पद के रूप में अव्यय और उपसर्ग होगा। समस्त पद जो बनेगा वो अव्यय की तरफ लिप्त होगा, यहाँ पूर्व पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, और इसके बहुत सारे भेद हैं जिनको हम विस्तार से जानेंगे। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होगा, एक पद विशेष्य होगा, या एक पद उपमान और एक पद उपमेय होता है। द्विगु समास में पहला पद संज्ञावाचक शब्द होगा, दूसरा पद संज्ञावाचक शब्द होगा, जिसे शताब्दी लेते हैं हम। शताब्दी, शत यानी 100, अब्दी यानी वर्ष, साल। 100 वर्षों का समूह क्या कहलाएगा? शताब्दी कहलाएगा। तो यहाँ पर पूर्व पद में क्या आ रहा है? शत यानी 100, संख्यावाचक शब्द आ रहा है। अब वर्ष क्या है? एक संज्ञावाचक पद है, तो ये संज्ञावाचक शब्द का द्विगु समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास में दोनों ही पदों की प्रधानता होगी, दोनों ही पद अपना अपना महत्व रखेंगे। बहुब्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है, कोई अन्य ही अर्थ निकलता है। जैसे लंबकर्ण, लंबकर्ण। अब लंबे है कान जिनके, अर्थात भगवान गणेश जी। अब हम कहें कि यहाँ पर लंबे से अर्थ है क्या? नहीं। कर्ण से अर्थ है क्या? नहीं। कर्ण यानी कान होता है, लंबकर्ण का अर्थ कान भी नहीं है, और लंबकर्ण का अर्थ लंबे कान भी नहीं। क्या अर्थ है? गणेश जी, लंबे है कान जिनके। तो कोई अन्य ही अर्थ निकल रहा है, वहां बहुब्रीहि समास होता है। तो दोस्तों, ये हमने समास के जो भेद है, सामान्य भेद 6 प्रकार के, उनका एक तुलनात्मक रूप से विवेचन किया है, विश्लेषण किया है। तो आपके समझ में जरूर आया होगा। इसके बाद हम इनका एक एक करके विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो अभी आप इस प्रारूप को अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम क्रमबद्ध तरीके से एक एक का अध्ययन शुरू करेंगे।
ठीक है दोस्तों, अब हम एक एक जो समास है उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे, उनके उदाहरणों को समझेंगे और उदाहरणों के माध्यम से समास को जानेंगे। ठीक है, पहला समास जो कि अव्ययी भाव समास है, ये पूर्व पद प्रधान समास कहलाता है। यहाँ पर पहले पद की क्या होती है, प्रधानता होती है, जैसे कि हमने वहां जाना था। यथाशक्ति, पहला उदाहरण लिया हमने, जैसे यथाशक्ति। अब शक्ति का मतलब तो होता है पावर, सामान्य रूप से हम शक्ति अंग्रेजी में पावर बोलते हैं, बल। पर यथाशक्ति यानी जितनी शक्ति हो, जितना सामर्थ्य हो, अपनी शक्ति के अनुसार। तो यथा शब्द जुड़ने पर उस शक्ति का एक निश्चित स्थान बना दिया कि जितनी शक्ति हो केवल उतना, एक प्रारूप में बंद कर दिया, एक निश्चित सीमा दे दी कि यथा शक्ति जितनी शक्ति हो। शक्ति में तो संपूर्ण रूप आएगा, लेकिन यथाशक्ति में जितनी शक्ति हो, तो शक्ति के अनुसार। तो शक्ति यथा जुड़ने से, यथा अव्यय का प्रयोग होने से शक्ति के स्वरूप में परिवर्तन आ गया, उसके अर्थ में परिवर्तन आ गया। तो यथा जो शब्द है पूर्व पद के रूप में अव्यय है, ये क्या है, ये बलवान है, यानी ये शक्ति का जो अर्थ है उसको बदलने की सामर्थ्य रखता है, और ये पहले आया है, इसलिए पूर्व पद प्रधान समास का उदाहरण है। तो जहां पर पूर्व पद की प्रधानता होती है वहां अव्ययी भाव समास होता है। दूसरा, पूर्व पद के रूप में या तो अव्यय होगा या उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। तीसरी बात, बनने वाला पद अव्यय की तरह ही प्रयुक्त होता है, वहां अव्ययी भाव समास माना जाता है। ये तीन बातें आप याद रखें। पूर्व पद के रूप में अव्यय या उपसर्ग नजर आए, बनने वाला पद जो समस्त पद है वो अव्यय की तरफ प्रयुक्त हो, और जहां पहले वाले पद की ही प्रधानता हो वहां अव्ययी भाव समास होता है। ये हम इसके उदाहरण ले रहे हैं। इसके बाद कुछ इसके विशेष नियम भी है, कुछ विशेष नियम है जिन्हें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। अब उदाहरण देखिए दोस्तों, यथाशक्ति। यहाँ पर पहला जो हम उदाहरण ले रहे हैं, या पहले सर्वप्रथम जिन उदाहरणों की चर्चा कर रहे हैं वह यथा अव्यय से संबंधित है। जब इनका समास विग्रह किया जाएगा तो अर्थ के आधार पर किया जाएगा। तो ये जिस शब्द का सटीक अर्थ बैठे उस शब्द को ही हम चुनेंगे, यानी इसके यथा शब्द के तीन अर्थ है, जैसा, जितना, के अनुसार। जो हमें सटीक लगे, सही लगे, उस अर्थ को हम यहाँ पर समास विग्रह करते समय लिख देंगे। जैसे यथाशक्ति, तो समास विग्रह में आएगा शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। जितनी शक्ति हो या अपनी शक्ति के अनुसार, जैसे तुम यथाशक्ति कार्य करो, यानी तुम में जितनी शक्ति हो अपनी शक्ति के अनुसार ही कार्य करो। यथाक्रम, क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार। जैसे विद्यार्थियों से कहा कि आप सब यथाक्रम बैठें, जैसा आपका क्रम दिया हुआ है, क्रम बताया हुआ है, उसके अनुसार ही बैठें। यथेच्छ, जितनी इच्छा हो, जितनी इच्छा हो, जितनी इच्छा हो, या जो इच्छा हो, जैसी इच्छा हो। जैसे आपने देखा होगा कि कोई तपस्या करता है, फिर भगवान प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि यथेच्छ वर मांगो, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा वर मांगो, तो उस अर्थ में यह प्रयुक्त होता है। यथोचित, जितना उचित हो, जितना उचित हो।
या जैसा उचित हो। यथोचित कार्य करो, जितना उचित हो उतना कार्य कर लो। यथार्थ, जैसा अर्थ हो। यथार्थ कहेंगे जैसा अर्थ हो, यानी जैसा अर्थ हो वैसा का वैसा ही कहना यथार्थ कहलाता है। वास्तविक अर्थ यथार्थ। यथा संभव, जितना संभव हो, जितना संभव हो। जैसे हमने परीक्षाओं के लिए यथासंभव प्रयास किया, अर्थात बहुत प्रयास किया, जितना हमारा सामर्थ्य था उसके अनुसार हमने प्रयास किया। तो यथासंभव का अर्थ जितना संभव हो सके वह यथासंभव कहलाएगा। तो ये जो उदाहरण है ये यथा अव्यय के उदाहरण हैं। जब समास विग्रह करेंगे तो जैसा जितना के अनुसार, ये हम उसका जो सटीक अर्थ है उसके अनुसार जोड़ देते हैं। देखिए दोस्तों, प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें विशेष ध्यान रखें कि जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना ज्ञान होना चाहिए कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि हम ऐसे ही पढ़ते जा रहे हैं पर हमें यह ज्ञान नहीं है, यह बोध नहीं है कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा, तो हमारी जो तैयारी है वह इतनी काम नहीं आती। जितनी हम मेहनत करते हैं उसका पूरा फल प्राप्त नहीं कर पाते जब हमें ये पता ना हो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किसी भी टॉपिक की तैयारी करें दोस्तों तो पहले उससे संबंधित प्रश्नों को जरूर पढ़ना चाहिए, या ओल्ड एग्जाम है, पुराना जो पेपर हो उसके प्रश्न देखें ताकि आपको अनुभव हो जाए कि इस तरीके से पूछा जाता है प्रश्न। तो उसी ढंग से आप, उसी दृष्टिकोण से आप विषय वस्तु को याद करें। तो देखिए, समाज के अंतर्गत पहला प्रश्न तो समाज से संबंधित पूछते हैं कि समाज का शाब्दिक अर्थ क्या है, पद की प्रधानता के आधार पर समाज कितने प्रकार के होते हैं, सामान्यतः समाज कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद में अवयवी भाव समाज से संबंधित जो इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है, उससे संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे निम्न कथनों में से कौन सा कथन अवयवी भाव समाज से संबंधित नहीं है या उसके संदर्भ में गलत है। दे दिया, यह पूर्व पद प्रधान समास है, इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है और पूर्व पद के रूप में अव्यय व उपसर्ग का प्रयोग होता है। तीसरा दे दिया, बनने वाला जो समस्त पद है वह अव्यय की तरफ प्रयुक्त होता है। चौथा दे दिया, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार के डेफिनेशन, परिभाषा से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कथन से कथन के रूप में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हमें संपूर्ण तैयारी रखनी है दोस्तों। फिर आगे समास पद देते हैं और समास विग्रह पूछा जाता है, या समास विग्रह देकर समस्त पद पूछा जाता है कि इसका समस्त पद क्या होगा, या चार विकल्प देंगे। जैसे दे दिया उन्होंने यथासंभव, इधर से पीताम्बर दे दिया, चतुरानंद दे दिया, शूल पाणी दे दिया, पूछा निम्न में से अवयवी भाव समास का उदाहरण बताइए। तो फिर हम यथासंभव आ गया, हमने बताया है कि पूर्व पद अव्यय होता है और यथा क्या है, एक अव्यय, तो उस विकल्प को हम सही चुनें। तो इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उसी तरीके से, उसी क्रम से हमें पढ़ना है। ये विशेष ध्यान रखें दोस्तों, विषय वस्तु को हम बिना सोचे समझे, बिना विवेक से पढ़ रहे हैं, हमें यह ज्ञान नहीं है कि एक प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है, तो फिर वह जो हम मेहनत कर रहे हैं वो हमें सफलता तो दिलाएगी पर उतनी नहीं दिला पाएगी जितने अपने मेहनत है। तो पूरे विवेक से पढ़ें और अनुभव के साथ पढ़ें, यानी कि जो पुराने ओल्ड एग्जाम है उनके प्रश्न देखें,
कोई जिन्होंने परीक्षाएं दे रखी है उनसे अनुभव प्राप्त करें, जो आपके शिक्षक है उनसे वार्तालाप करें उनके बारे में, तो हमें एक राह मिलती है, तैयारी करने के लिए एक मार्गदर्शन मिलता है और वह हमारा जो मार्ग है उसे सहज बना देता है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। चलिए दोस्तों, अब आगे लेते हैं हम स दूसरा, जो स है सहित अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे सादर, तो इसका समास विग्रह होगा आदर सहित, आदर सहित। यानी जैसे पत्रों में लिखा जाता है पिताजी को सादर प्रणाम, यानी आदर सहित प्रणाम। सपरिवार, परिवार सहित, परिवार सहित। इस शब्द से तो आप सब परिचित होंगे ही सही, क्योंकि निमंत्रण पत्र आता है तो वहां पर लिखा हुआ होता है सपरिवार, यानी आपको परिवार सहित भोजन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, आपको निमंत्रण दिया जाता है, पधारिए। सावधान। अब देखिए दोस्तों, कुछ शब्द आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनका अर्थ हमें पता नहीं होता, तो वहां पर आपको दिक्कत आ सकती है समास विग्रह करने में। इसलिए अधिक से अधिक जो समास के उदाहरण हैं उनको देखना चाहिए। हमारे पास बहुत सारी गाइडें होती है, उनके उदाहरण लीजिए, और भी बहुत सारी पुस्तकें होती है, और कोचिंग के नोट्स हो तो उनको देखिए। तो बहुत सारे जो समाज से संबंधित मैटर होते हैं उनमें जो उदाहरण दिए जाते हैं उन उदाहरणों को जरूर देखना चाहिए, ताकि हमारे शब्दकोश में वृद्धि हो सके। वैसे तो जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं समाज के उदाहरणों से संबंधित, वह मुख्य मुख्य उदाहरण हम आपको यहाँ पर हमारे YouTube चैनल सुरभि क्लासेज के माध्यम से सोल्व करवाएंगे सही। फिर भी आप भी अपना प्रयास जारी रखें ताकि आपके शब्दकोश में वृद्धि हो सके। सावधान। देखिए दोस्तों, इसका अर्थ होगा, समास विग्रह होगा अवधान सहित, अवधान सहित। अब हम सुन तो लेंगे लेकिन मन में संशय रहेगा कि हमने सही तो किया है। क्यों? क्योंकि जिस शब्द के अर्थ से हम परिचित नहीं होते तो वहां संशय पैदा होना स्वाभाविक बात है। तो देखिए दोस्तों, अवधान का अर्थ होता है ध्यान, ध्यान, यानी ध्यान सहित। अवधान का अर्थ क्या होगा? अवधान, सावधान का अर्थ होगा ध्यान सहित, यानी अवधान का अर्थ होता है ध्यान। अगला सप्रसंग, प्रसंग सहित, प्रसंग सहित। इस शब्द से भी आप परिचित होंगे, क्योंकि हम यदि बीएससी की तैयारी कर रहे हैं या ग्रेड लेवल फर्स्ट या सेकंड की तैयारी कर रहे हैं या बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो लगभग हमारा जो 10वीं और या जो 12वीं है वहां से हम हिंदी अनिवार्य पढ़कर ही आगे बढ़ते हैं। 10वीं में तो होती है हिंदी और 12वीं में अनिवार्य हिंदी के रूप में हिंदी होती है, तो वहां पर व्याकरण में हम जो व्याख्याएं लिखते हैं वहां इस शब्द से आप परिचित हुए होंगे। निम्न पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, सप्रसंगी व्याख्या कीजिए, अर्थात प्रसंग सहित क्या करनी है? व्याख्या करनी है। इस प्रकार आपने ये शब्द वहां पर देखा होगा। देखिए दोस्तों, उदाहरण को हम वाक्य प्रयोग के माध्यम से इसलिए समझा रहे हैं ताकि ये शब्द हमारे शब्दकोश से जुड़ जाए। हमारी गलती ये होती है कि हम क्या करते हैं, कंठस्थीकरण करने का प्रयास करते हैं। कंठस्थीकरण की एक विशेषता है कि जहां तक विषय वस्तु में काम में लेनी है वहां तक ठीक है, उसके बाद वह विस्मरण हो जाती है, हम भूल जाते हैं।
लेकिन प्रत्येक शब्द को यदि आप अर्थ के साथ समझोगे तो वह शब्द आपको जीवन पर्यंत याद रहेगा, हमेशा याद रहता है यदि उसका अर्थ आप जान लो। इसलिए प्रत्येक शब्द को हम प्रयोग के माध्यम से व्यवहारिक रूप से अर्थ के साथ समझने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, तीसरा है आ, एक उपसर्ग है जो तक अर्थ में प्रयुक्त होता है। पहला शब्द है आमरण, यानी मरण तक। मरण तक, मरण यानी मृत्यु, मृत्यु तक। आपने सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, उन्होंने आमरण अनशन किया। आमरण अनशन किया, अनशन का मतलब भोजन नहीं करना, भूखे रहना। आमरण कहाँ तक? मृत्यु होने तक। कोई मांग होती है, किसी सरकार से कोई इच्छा होती है कि हमारी इच्छा पूरी करो, सरकार इच्छा पूरी नहीं करती, तो व्यक्ति अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए आमरण अनशन करते हैं, यानी मृत्यु तक अनशन करते हैं। हालांकि इच्छा पूर्ति हो जाती है, पर शब्द वहां पर यह प्रयुक्त होता है, आमरण अनशन, मृत्यु तक अन्न का त्याग करना। तो आमरण का मतलब मृत्यु तक। आजीवन, जीवन तक, जीवन तक, यानी जैसे अमुक महापुरुष ने आजीवन देश की सेवा की। आजीवन का मतलब वहां जहां तक उनका जीवन रहा वहां तक उन्होंने देश की सेवा की, तो आजीवन शब्द का प्रयोग किया जाता है। आजन्म, जन्म तक, जन्म तक कोई कार्य हो तो वहां पर आजन्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। आजन्म यानी जन्म तक या जन्म होने तक। आपाद मस्तक, अब देखिए दोस्तों, ये थोड़ा लंबा शब्द लग रहा होगा आपको, थोड़ा बड़ा शब्द लग रहा है, पर देखिए शब्द की दीर्घता देखकर आप उसे डरिए मत, उसके टुकड़े कर कर उसको समझने का प्रयास कीजिए। आपाद मस्तक, पाद शब्द का अर्थ होता है पैर, पैरों से। मस्तक तक, मस्तक तक यानी ललाट तक, या सामान्य रूप से हम सिर शब्द का भी प्रयोग कर लेते हैं, जैसे मस्तक अलग होता है और सिर अलग होता है। तो पैरों से मस्तक तक क्या कहलाएगा? आपाद मस्तक कहलाएगा। अगला देखिए, आबाल वृद्ध, यानी बाल्या अवस्था से, बाल्या अवस्था से, बाल्या अवस्था से। वृद्ध, वृद्ध यानी वृद्धा अवस्था तक, वृद्धा अवस्था तक। आबाल वृद्ध का क्या होगा दोस्तों? बाल्या अवस्था से वृद्धा अवस्था तक, बाल्या अवस्था से वृद्धा अवस्था तक आबाल वृद्ध का होगा। आमरण का मरण तक, आजीवन का जीवन तक, आजन्म का समास विग्रह जन्म तक, आपाद मस्तक पैरों से मस्तक तक, आबाल वृद्ध बाल्यावस्था से वृद्धा अवस्था तक, बाल्यावस्था से वृद्धा अवस्था तक, ये आबाल वृद्ध का होगा। ये देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं पहला अव्ययी भाव समास, जहाँ पूर्व पद की प्रधानता होती है, पूर्व पद के रूप में अव्यय और उपसर्ग का प्रयोग होता है, और जो बनने वाला समक पद है या सामासिक पद है वह भी अव्यय की तरफ प्रयुक्त होता है। फिर हमने इसके उदाहरण देखे, जैसे पहला यथा, जिसका अर्थ जैसा जितना के अनुसार होता है। जो सटीक अर्थ हो वो हम समास विग्रह में जोड़ देते हैं, जैसे यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा क्रम, क्रम के अनुसार। इस प्रकार प्रत्येक उदाहरण को हमने देखा। फिर स, जिसका अर्थ सहित होता है, सादर, आदर सहित, सपरिवार, परिवार सहित। इस प्रकार हमने समास विग्रह देखा।
तीसरा लिया हमने आ, जो कि एक उपसर्ग है जो तत् अर्थ में प्रयुक्त होता है। आमरण मरण तक, आजीवन जीवन तक, आजन्म जन्म तक, आपाद मस्तक पैरों से मस्तक तक, आबाल वृद्ध बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक। इसके बाद और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम उसका अध्ययन करेंगे। बिल्कुल जितना सरल हो सके दोस्तों उतने सरल ढंग से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बस आप बराबर हमारे साथ जुड़े रहिए और इन वीडियो के माध्यम से आप अध्ययन को जारी रखें। प्रतियोगिता परीक्षाओं की दोस्तों एक खासियत होती है कि इसमें सतत अध्ययन करना पड़ता है, लगातार अध्ययन करना पड़ता है। सफलता वही प्राप्त करेगा जो लगातार जुड़ा रहेगा। जब हम पढ़ते तो है पर पढ़ते पढ़ते बीच में गैप दे देते हैं, एक दिन कोई काम आ गया, 2 दिन कोई काम आ गया तो हम बीच में गैप देते हैं, तो फिर जो हमने पढ़ा है उसके बीच में जो रिक्तता है वो हमारे पढ़े हुए ज्ञान को विस्मृत कर देती है, भुला देती है। तो ऐसा ना करें, सतत पढ़ते रहें, यही सफलता की कुंजी है। लगातार मेहनत करते रहें, आपकी मेहनत आपको जरूर सफलता दिलाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे के जो उदाहरण हैं वो हम क्रमबद्ध तरीके से आगे के वीडियो में देखेंगे और जितना सरल हो सके उतनी सरलता से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जो विद्यार्थी अभी हमसे नहीं जुड़ पाए हैं तो वह हमसे जुड़े। हमारा जो चैनल है सुरभि क्लासेज उसे सब्सक्राइब करें और जो विद्यार्थी आपके मित्र हिंदी व्याकरण से तैयारी कर रहे हैं, अभी वर्तमान में देखा जाए तो बहुत सारी परीक्षाएं हैं, सीएटी है, पटवारी है, एसआई है, बहुत सारी परीक्षाएं हैं दोस्तों जिनमें हिंदी एक पाठ्यक्रम के रूप में जुड़ा हुआ है। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी हमारे यूट्यूब चैनल से जोड़ें और ताकि उनको भी लाभ मिले। और यदि हम जो भी पढ़ाते हैं उससे संबंधित किसी प्रकार का आपका सुझाव हो या कोई समस्या हो, संशय हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। आपको आपकी मदद सहयोग करने की भावना के साथ हम आपके साथ लगे रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।